दोस्तों, मैं रिंदर सिंह आपकी अपनी क्लास पॉलिटी की हाजिर हूँ फिर से एक बार। गेम चेंजर क्लासेस आपकी पॉलिटी क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 5th क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में और मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ऊपर लिखा हुआ है जैसे आप लोग देख रहे हैं। यूपीएसआई, यूपीएसएससी, एसएससी, डीएसएसबी, रेलवे, यानी पॉलिटी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, सभी के लिए ये क्या है, क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, ओके। नाउ चलते हैं संविधान की अनुसूचियां के पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे। नाउ चलते हैं आगे, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके इसके पीडीएफ नोट्स जो भी हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कमेंट में टेलीग्राम चैनल लिंक पिन आउट होगा। नाउ पहली अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिलता है, भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। क्या है, संघ और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची की बात करें, इनमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है, यानी सैलरी किसमें है, दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में अगर हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख, यानी यहाँ पर शपथ का उल्लेख है तीसरे में। पहली में क्या है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में दिया गया है। तीसरी अनुसूची के बारे में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, यानी इसमें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची की बारे में बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। यही हम 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके, 7वीं सूची। अब संघ सूची क्या होती है, संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची क्या होती है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाए। संविधान के लागू होने के समय 97 विषय थे इसमें, अब कितने विषय हैं, 100, 3 अतिरिक्त जोड़ चुके हैं। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं। राज्य सूची के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी जाहिर सी बात है, राज्य सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब अगर राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। देखो, राज्य सूची में क्या है, सिर्फ राज्य नहीं बनाएगी, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। ये बात ध्यान रखना, कब, जब वो राज्य के हित में अगर कोई कानून है। ठीक है, लागू समय होने पर 66 थे, अब कितने हो चुके हैं, 61, यानी यहाँ पर कमी हो गई है। कितने की कमी हो गई है, 5 की। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं मिलकर के। ठीक है, और परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यानी अगर दोनों सरकारें मिलकर के बनाती हैं, मान लो केंद्र सरकार भी बना रही है और राज्य सरकार भी बना रही है, तो समवर्ती सूची के केस में क्या होगा, इंपोर्टेंट किसको माना जाएगा या वैलिड किसको माना जाएगा, केंद्र सरकार के वहां पर कानून लागू होगा। पहले कितने थे, 47 विषय थे, अब कितने हो गए, 52। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ोतरी हो गई है। 8वीं अनुसूची की अगर बात करें, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 14 भाषाएं पहले मूल रूप से थी, बाद में जोड़ी गए, जैसे सिंधिया 1967 में जोड़ी गई, उसके बाद मणिपुर, नेपाली, कोंकणी 1992 में जोड़ी गई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं, मणिपुर, नेपाली, कोंकणी कब जोड़ी गई, क्योंकि 1952 में जोड़ी। फिर मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो ये 2003 में जोड़ी गई। ठीक है,
ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। यानी बाद में कितनी सन में बाधा जुड़ी, 3 ही सन में जुड़ी। एक तो 1967 में केवल सिंधी जुड़ी है, 1952 में जुड़ी, 92 में जुड़ी है मणिपुर, नेपाली और कोंकणी, और बोडो, डोंगरी, संथाली ये जुड़ी है 2003 में। ओके, नाउ अब हम चलते हैं आगे। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो संविधान, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यानी 9वीं सूची अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में, जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ। यह भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये 52वें संविधान संशोधन में 1985 में जोड़ी गई और इसमें दल बदल से संबंधित है। 10वीं ऐसे याद कर सकते हो, 10वीं और यहाँ रिलेटेड हो जाएगा किससे? दल बदल से। ठीक है, ओके। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है, 1993 में किया गया था। पंचायती राज से संबंधित है, इसमें 29 विषय दिए गए हैं। अब 12वीं अगर अनुसूची की बात करें, 74वें संविधान संशोधन में 1993 में हुआ था। 11वीं याद रखना, 73वां संविधान संशोधन था 1993 में, और 12वीं की अगर बात कर रहे हैं तो 74वां संविधान संशोधन है और वो भी 1993 में, ईयर सेम है। शहरी क्षेत्रों के लिए था, ये पंचायती राज के संबंधित था। पंचायती में जाओगे तो 29 विषय मिलेंगे और शहरी में आओगे तो 18 विषय दिए थे। ठीक है, आ जाते हैं मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड, तो मौलिक अधिकार हमारे लिए भाग 3 में, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है जिसे। ठीक है, इस मौलिक अधिकार को ही क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र कहते हैं या मैग्ना कार्टा इंग्लिश में कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, बट 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो यानी आप कितने हो गए? 6। ओके, भाग अगर 12 की बात करें, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बात करें? इसे कानूनी अधिकार बना दिया। किसको? ये संपत्ति के अधिकार को। यहाँ पर मौलिक अधिकार था, पर इसको हटा करके भाग 12 के अंतर्गत ले जा करके अनुच्छेद 300 का में अमेंडमेंट करके इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार के अंदर कर दिया गया। अनुच्छेद 21 जैसे आप लोग पहले पढ़े हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपातकाल की स्थिति में, किसी आपातकाल की स्थिति में भी नहीं लंबित होता है। ऐसा कहा जाता है कि आपातकाल की स्थिति में और सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, परंतु कौन सा अधिकार नहीं निलंबित होता है? अनुच्छेद 21, यानी जीने की सबको आजादी देती है, चाहे आपातकाल हो चाहे जो। तो इसलिए अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को याद रखना कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल की स्थिति में भी नहीं निलंबित होता है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। बात करें अनुच्छेद 19 की, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है मौलिक अधिकार के। और बात करें अगर अनुच्छेद 24 की, तो कारखानों आदि में 14 साल से कम बच्चों की उम्र पर कार्य करने से प्रतिबंध है। यानी 24 ये बताता है कि 14 साल से अगर कोई भी कम उम्र का बच्चा है तो वो कारखाने में काम नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 32 यही कहता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी अगर पूछा जाए बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा का। अब सुनने वाली बात ये याद करने वाली कि भारतीय संविधान की आत्मा जब प्रस्तावना को बोला जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और जब पूछा जाए अनुच्छेद 32 को किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है, ओके। नाम चलते आगे। भारत रत्न धारक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। यानी अगर भारत रत्न से जिसको नवाजा जाता है तो उसको क्या होता है? मंत्रिमंडल स्तर का दर्जा मिलता है, वो मंत्रिमंडल के उसमें फैसिलिटीज मिलती हैं, ऐसा आप मान सकते हो।
अनुच्छेद 19(1) के खा की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी जैसे अभी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था एसएससी का, ठीक है, तो यानी कोई भी अगर कोई सम्मेलन करना चाहे एक तरह से, यानी एक मिल करके एक कोई सम्मेलन करना चाहे तो भारत में आजादी के सम्मेलन कर सकता है। वो हमें कौन दे सकता है? 19(1) का शांतिपूर्वक ढंग से, बस इस बात को ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, शांतिपूर्वक ढंग से। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय। केशवानंद भारती के मामले 1973 में भी यही हुआ था, यानी उसमें क्या बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है, यानी अवैध अगर हो तो उसे अवैध भी घोषित किया जा सकता है। यानी केशवानंद भारती के मामले में 1973 में कहा गया कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है किसी कानून से तो उस कानून को आप चुनौती दे सकते हैं। मान लो कल को सरकार ले आए कि कल से कोई भी वीडियो बना करके यूट्यूब पे नहीं डालेगा, तो यानी अगर सूचना आपको नहीं मिल रही है या सूचना आप सही नहीं बता सकते हो, आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा, तो आप क्या बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, आप और अभिव्यक्ति का हनन हो रहा, तो आप उसके क्या कर सकते हो? उसको चुनौती दे सकते हो, उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हो। ये हमें केशवानंद भारती केस के मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमें ये मिल गया, ठीक है। नौ, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ 1979 में और मोरारजी देसाई की सरकार ने इसका गठन किया, ये याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं अनुच्छेद 19(21) का की में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी, यानी जिसको हम बोलते हैं राइट RTE, यानी राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें क्या बताता है कि अनुच्छेद 21 का में कि सभी बच्चों को जो 6 से 14 तक में है उनको क्या है? शिक्षा का अधिकार है कि वो शिक्षा ले सकते हैं। ओके, ये अनुच्छेद 21 का बताता है, और ये कौन प्रोवाइड कराएगा? राज्य सरकार का कर्तव्य होता है, ठीक है। इसमें स्टेट भी मदद करती है पर राज्य सरकार के भी उसमें हेल्प दी जाती है, दोनों के संबंध से चलता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है, यानी इसमें क्या होता है कि जब के अंदर कोई भी अगर ऑर्डर पास हुआ जैसे हाई कोर्ट से तो उसको सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, या अपने स्टेट कोर्ट का है तो उसको हाई कोर्ट बदल सकती है, तो ऐसे करके न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत को जन्म देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 13 देता है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना यानी वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) का तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, यानी आपका फोन टेप नहीं हो सकता। कोई कहेगा तो पुलिस वाले कैसे कर लेते हैं? जब कोई केस होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें ऊपर से ऑर्डर मिलता है, वो अलग बात है। यानी आप अगर किसी का चाहें बिना अथॉरिटी लिए आप अगर कर रहे हैं तो आप किसका उल्लंघन कर रहे हैं? अनुच्छेद 21 का कर रहे हैं, और अनुच्छेद 19 का 1 का कर रहे हैं, और 21 का कर रहे हैं। इन दोनों का मूल अधिकारों का ये उल्लंघन हो रहा है। मान लो अगर कल मोदी जी कहें कि मेरा फोन टेप कराया जाए, मान लीजिए किसी भी मान लो किसी राम नाम का कोई व्यक्ति उसका मोदी जी कहने लगे इसका फोन टेप कराओ और बिना किसी कार्रवाई के, तो यानी क्या हो जाएगा? 19(1) का और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर कोई चार्जेस ना हो या किसी पुलिस ना चाहे, ठीक है। रेट जारी 5 प्रकार की कर सकते हैं किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंदर। कौन कौन कर सकता है? एक तो उच्चतम न्यायालय कर सकता है और उच्च न्यायालय कर सकता है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है। कौन कौन कर सकते हैं ये बात ध्यान रखिएगा। एक तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट, दो ही कर सकते हैं, 32 के अंतर्गत और 226 के अंतर्गत। कौन कौन सी रीट होती है? 5 प्रकार की होती है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक परमादेश होता है, एक उत्प्रेक्षण होता है, एक पश्चेद होता है, एक अधिकार परीक्षा होता है, ठीक है। ये 5 प्रकार की होती है, इनके नाम याद कर लो बस इतना, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो समानता का अधिकार अगर मैं बताया पहले 7 प्रकार के थे, कितने थे? पहले 7 थे, आप बचे कितने हैं? 6।
क्यों? एक हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जिसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कितने बचे? 6। तो अब 6 के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 समानता के अधिकार की अगर बात करें, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 25 से 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 तक है। यहीं पर हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। ओके, अब बात करें मौलिक कर्तव्य की। अगर हम बात करते हैं किसकी? मौलिक कर्तव्य की। तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़े गए। संविधान लिखा गया तब नहीं थे, 1976 में जोड़े गए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो सरदार पूर्ण सिंह की सम्मति द्वारा जोड़े गए। किसके सम्मति द्वारा जोड़े गए? सरदार। रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया है? रूस के संविधान से। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में ये जोड़े गए हैं। 51 का में, ठीक है, याद रखिएगा, भाग 4 के 51 का में जोड़े गए हैं। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर दंडनीय अपराध है। ठीक है, वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करें, ऐसे करने मूल कर्तव्य और भी है। ये सब मूल कर्तव्य है। ठीक है, ओके। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, PDF इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपकी ऑफलाइन क्लासेस कानपुर में चलती हैं। और ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप लोगों से।